रघुवीर जी जरा मुझे ये समझाइए ना कि मुद्दे कौन से हावी रहते हैं? क्या प्रदूषण या यमुना या रोहिंग्या ये सारे मुद्दे हावी होंगे, या जो सिंपैथी कार्ड हेमंत सोरेन का चल गया वही सिंपैथी कार्ड यहां पर आम आदमी पार्टी भी चलती हुई नजर आती है, या वो हावी हो जाएगा? विधानसभा के लिहाज से दिल्ली की अगर हम देखें तो कौन सा मुद्दा है जो जनता रखती है अपने ध्यान में या रख सकती है? देखिए, या फ्री की रेवड़ियां जो बांटी जा रही हैं जनता उसी से संतुष्ट है? अरविंद केजरीवाल आशुतोष आ रही है उसके बाद। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के काल नेमी है। वो जब पब्लिक डोमेन में आते हैं तो 5 रुपए का कलम ये है, लेकिन उनको जो टॉयलेट पर बैठना होता है तो 18 लाख का टॉयलेट उनको चाहिए और उनके परिवार वालों को चाहिए, 40 लाख का पर्दा होना चाहिए। ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को आप मॉरल के तौर पर आप खड़ा करेंगे देश की राजनीति में, तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। हेमंत सोरेन जी के मुद्दे पर भी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कायदे से ये मांग करनी चाहिए थी, और दिल्ली में भी ये मैं मांग करता हूं कि जितने बांग्लादेशी मुसलमान और जितने रोहिंग्या मुसलमान है, चाहे वो 5 पीढ़ी से यहाँ रहो, उनके सारे वोटिंग राइट जो है वो बंद करो, खत्म करो। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं अभियान चलाती है? इन सारे बांग्लादेशी मुसलमानों को गिन गिन करके, चुन चुन कर को, ये सारे अपराध में ही तो लिप्त हैं। ये सारे ड्रग तस्करी से लेकर जितने बदमाशी है ये सारे लिप्त हैं, और आम आदमी पार्टी सिर्फ वोटों के लिए इनको संरक्षण देती है। भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर क्यों नहीं लड़ रही है ये लड़ाई? भारतीय जनता पार्टी को ये लड़ाई जमीन पर लड़नी चाहिए। ठीक है विजयन जी, इस पर जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा रिएक्शन मैं आशुतोष से ले लूं, उसके बाद आ रही हूँ। विजयन जी, जमीन पर लड़ाई नहीं है बीजेपी की, ये समझना चाहूंगी। आशुतोष जी, आप जल्दी से आपको कंप्लीट कीजिए। देखिए अर्पिता, महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि जो बात संगीत रागी कह रहे हैं उसमें काफी दम है। जमीन पे लड़ाई अगर नहीं लड़ोगे तो आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के फौरन बाद इस बात का अंदाजा हो गया कि दिल्ली की जमीन उनके लिए इस बार बहुत मुफीद नहीं है। वो लगातार ग्राउंड के अंदर है। मनीष सिसोदिया जेल से छूटने के अगले दिन से पदयात्राएं कर रहे हैं, तो वो आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास है कि कैसे उनकी जमीन खिसक रही है और उसको रिक्लेम करना। अगर यही काम बीजेपी पिछले 1 साल से लगातार करती रही, देखिए दिल्ली के अंदर बीजेपी का आधार कमजोर नहीं है। दिल्ली के अंदर बीजेपी 2014 में सारी सीटें जीतती है, 2019 में सारी लोकसभा की सीटें जीतती है, 2024 में सारी लोकसभा की सीटें जीतती है। इसका मतलब यह कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा तबका है जो बीजेपी को जिताना चाहता है, लेकिन दिल्ली के लोकल बीजेपी के नेताओं की इनकॉम्पिटेंस की वजह से वो उनको विधानसभा के चुनाव में बुरी तरीके से हराती है। वो इसलिए क्योंकि वो जमीनी राजनीति नहीं करते, वो कमरों के अंदर बैठ के, एक एयर कंडीशनर में बैठ के एक दूसरे को गिराने की राजनीति करते हैं। रोटी कपड़ा मकान का सवाल अगर वो खड़ा करके उस पर आंदोलन करें, आमरण अनशन करें, लाठियां खाएं, आप देखिए दिल्ली के अंदर स्थिति बदलेगी। शीश महल का मसला इतना बड़ा मसला था, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको बड़ा मुद्दा बना पाई? नहीं बना पाई उसको बड़ा मुद्दा। क्या एक्साइज पॉलिसी को बड़ा मुद्दा बना पाई? नहीं बना पाई। सिर्फ तस्वीरें दिखाने के लिए, आपको फोटो ऑप कराने के लिए आप जाते हैं, अब पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज की कुछ होती, तस्वीर छप जाती है, लोग अपनी नेतागिरी वो चेहरा न रख पाना, क्या बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है, वो भी एक वजह हो सकती है बीजेपी के लिए? या विधानसभा में केवल मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना ठीक रहता है, या कोई चेहरा देते तो परिस्थितियां कुछ बदल सकती? देखिए दिल्ली का दुर्भाग्य यह है भारतीय जनता पार्टी का कि मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन एक बड़े चेहरे के तौर पर आए थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जब बीजेपी को लीड किया 2013 में, तो भारतीय जनता पार्टी को 31+1 32 सीटें मिली थी उस बार। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिल्ली की राजनीति में हर्षवर्धन जी को किनारे किया गया है, वैसे वैसे बीजेपी लगातार कमजोर होती गई है। अगर आज, और डॉक्टर हर्षवर्धन की दिल्ली में जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो पोलियो के मसले पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। आज भी उनका बहुत सम्मानित ईमानदार नेता के तौर पर उनका, मैंने तो खैर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं नेता के तौर पर। तो बीजेपी में अगर आप हर्षवर्धन जैसे बड़े नेताओं को किनारे करेंगे, हाशिए पे कर देंगे, और जो ऐसे नेताओं को लेकर सामने आएंगे जो काउंसिलर का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और उनको आप सांसदों के ऊपर बिठा देंगे, जो 2014 या 15 के आसपास हुआ, तो फिर आप समझ लीजिए क्या हालत होने वाली है। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के जमे जमाए नेता, विजेंद्र गुप्ता जैसे नेताओं को मजबूत करने की जरूरत है। अगर वो मजबूत होंगे तो बीजेपी मजबूत होगी, लेकिन इनको भी आप देखिए लगातार इनको कमजोर करने का काम किया गया है। विजयन जी, ये बात सुनकर आपको अच्छा लगा कि चलिए आशुतोष कह रहे हैं कि आप बड़े नेता, आपको और मजबूत करने की जरूरत थी, लेकिन कमजोर किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर बताइए कि चेहरा ना होना बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट है, या बड़े मुद्दे नहीं बना पा रही और जमीन पर नहीं उतर पा रही बीजेपी? देखिए, मैं एक स्पष्ट बात कहूंगा, मैं सहमत नहीं हूँ बहुत सारी बातों से आशुतोष जी की। हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, अपनी एक योजना होती है, और उसके अनुसार
भारतीय जनता पार्टी एक संगठित दल है, किसी परिवार किसी व्यक्ति से संबंधित ये संगठन नहीं है। और यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं पार्टी को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, जनता को ध्यान में रख के लिए, किसी व्यक्तिवाद से ऊपर उठकर ये पार्टी है। हाँ, हमारी जब हम यूपी में चुनाव में गए उस समय कोई चेहरा नहीं था 2017 में, और हमने थंपिंग मेजोरिटी से, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं बल्कि 2/3 मेजोरिटी से यूपी में सरकार बनाई थी। और सरकार जब बन गई तो माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और फिर जब 2022 में चुनाव हुआ तो योगी जी उस समय पार्टी का चेहरा थे वहां एक प्रकार से। तो कुल मिलाकर के रणनीति और जो भी चुनाव का दृष्टिकोण है, अभी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, लेकिन सबसे काबिल नेता है हमारे महाराष्ट्र में, लेकिन पार्टी ने तय किया कि चुनाव मुख्यमंत्री का चयन बाद में होगा। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे बहुत ही सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, चुनाव जीते, हम इतनी सीटें जीते कि उससे पहले कभी नहीं जीते थे, और उसके बाद शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं बने। तो ये हम हर पार्टी का अपना एक व्यवस्था है। हमारी पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं और किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है। मोदी जी हमारे आदर्श हैं। मोदी जी ने के नेतृत्व में हमने 3 बार लोकसभा में, पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी की 3 बार सरकार इस प्रकार से बनी हो। ये तो भाई बातें रही एक तरफ। अब आ जाइए जो बात असली जिस पर हम बात कर रहे थे, उसमें मेरा बड़ा साफ रूप से कहना है कि इस सारे मामले में जो बात अभी संगीत रागी जी ने कही कि जो रोहिंग्या का मामला है या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला है, इस पर ये लड़ाई का विषय नहीं है, इस पर पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है। मैंने दिल्ली की विधानसभा में जब ये कहा कि आइए हम एक प्रस्ताव पारित करते हैं, आप ही ले आइए प्रस्ताव, या आप कहेंगे तो हम ले आते हैं, कंसेंसस बनाते हैं कि दिल्ली में एनआरसी लागू होना चाहिए। देश की राजधानी है दिल्ली, कहीं से तो शुरुआत होगी। ठीक है, ये क्यों आए, कैसे आए, कब से आ रहे हैं, इसकी तो ये तो एक डिबेट का विषय है कि बीजेपी के राज में आए कि कांग्रेस के राज में आए। देश में कांग्रेस ने 50 साल इस देश में राज किया है। ये सब बीमारियां कहां से उत्पन्न हुई, ये तो डिबेट के विषय है। लेकिन अगर इस विषय पे कंसेंसस अगर तीनों पॉलिटिकल पार्टीज बना ले तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, जल्दी रिएक्शन में मुमताज जी का और कुलदीप जी का इस पर लेना चाहूंगी। कुलदीप जी। देखिए, मैं 2-3 बात रखना चाहता हूं। एक तो ना विजेंद्र जी हर बार एक बात बोलते हैं कि G20 में हमने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया। तो विजेंद्र जी, हम भी तो यही कह रहे हैं आपसे, अगर आप G20 में कर सकते हो तो आज क्यों नहीं कर सकते हो? मतलब G20 में जो फॉरेनर आए थे उनको आपने सुरक्षित माहौल दिया, अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली की मेरी माता और बहनों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है? क्या दिल्ली में बुजुर्गों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है? क्या दिल्ली वालों को सुरक्षा का अधिकार नहीं है? मतलब आप दिल्ली वालों की सुरक्षा नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि G20 में आप चाहते थे तो आपने करके दिखा दिया। आज अमित शाह जी चाहते नहीं है कि दिल्ली सुरक्षित हो, दिल्ली की माता बहन सुरक्षित हो, इसलिए आप करने का काम नहीं कर रहे हो। दूसरा मुद्दा क्या था? आपने कहा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, आपने कहा कि यह आपके लिए मुद्दा ही नहीं है। मतलब दिल्ली में माताओं बहनों की इज्जत लूट रही है, दिल्ली के अंदर लोगों को खुलेआम गोलियों से भूना जा रहा है, व्यापारी के यहां गोलियां चलाई जा रही हैं, एक्सटॉर्शन के केस बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर खुलेआम हमला होता है। आपके लिए मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, आशुतोष जी, मैं हमले पर भी एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूं। मुमताज जी आ रही हूं मैं। आशुतोष जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे कि आखिरकार जिस तरह ये हमले हो रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री पर, इससे पहले भी लगातार उन पर हमले हुए हैं, ये क्या समझ आता है आपको? कोई एक सिंपैथी कार्ड है या अपनी तरफ जनता को आकर्षित करने के लिए है, या वाकई उनकी सुरक्षा में चूक देखते हैं आप? क्या समझ आता है? नहीं, देखिए, सिंपैथी तो तभी होगी ना जब उसके कहने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल खुद अपने ऊपर हमले करा रहे हैं। मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं। और अगर दिल्ली सरकार, दिल्ली के गृह मंत्री के पास अगर कोई, माफ करिएगा, दिल्ली पुलिस के पास अगर कोई सबूत हो तो सामने लेके आना चाहिए। ये जो हमले हैं, ये दरअसल एक तरीके में सुरक्षा में चूक है। और इससे कभी, ठीक है मुमताज जी,
देखिए, अभी हमने रोहिंग्या की बात करी, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स की बात करी, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। पर इस डिबेट में हम अभी बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, जो कि 10 साल से दिल्ली सरकार में है। किस मुद्दे पर आई थी? प्रदूषण के मुद्दे पर, आप औरतों की सुरक्षा के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपकी प्राथमिकता क्या रही? आप लोकपाल भूल गए, आप भ्रष्टाचार को साइड में रख के आप यमुना को साफ करने की बजाय शीश महल बनाने तो में समय हमें लगे इतनी की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।